नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है यह बिहार तथ्य संग्रह सीरीज का है। इसमें हम जानेंगे कई सारे वंश के बारे में, साम्राज्य के बारे में, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कण्व वंश तक, यानी कि यहाँ तक आप लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में। इसके आगे वाले जो फैक्ट होंगे बिहार तथ्य संग्रह से रिलेटेड, जो कि इरुटेरिया का हमने जो शुरू किया है सीरीज, उसी सीरीज का यह तीसरा वीडियो होगा। इसके माध्यम से कुछ और नए फैक्ट जानेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या करेंगे, तो प्राचीन जो बिहार से रिलेटेड जो भी इतिहास है उसको हम समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन जो इतिहास है बिहार से संबंधित उसको मैं स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा और साथ ही लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। शुरू करते हैं वीडियोस। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कुषाण वंश के अंतर्गत कि भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण वंश सबसे अंतिम था। यानी कि जो भारत आने वाले जो वंश थे उसमें अगर देखें, जो विदेशियों के संदर्भ में अगर देखें तो कुषाण वंश जो था सबसे अंतिम था। विदेशियों के आने का क्रम जो देखें तो पहले हिंद यूनानी शक आया था। पहले हिंद यूनानी आया था, उसके बाद शक आया था, उसके बाद पहलव आया था, उसके बाद लास्ट में कुषाण आया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, पहले हिंद यूनानी आया था, उसके बाद शक आया था, उसके बाद जो है कि पहलव आया था, उसके बाद लास्ट में कुषाण आया था, कुषाण वंश। नेक्स्ट फैक्ट है कि कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित रखते थे। यानी कि जो कुषाण जो थे वह चीन के यूची तिखोरी तोखरी जो जाति होता है उससे संबंधित रखते थे। उसके बाद देखिए तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। यानी कि कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल थे, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। और उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि कुषाण वंश की राजधानी आप जाने तो कुषाण वंश की राजधानी पेशावर या फिर पुरुषपुर जो था वह था। उसके बाद एवं जो है कि मथुरा भी कुछ दिन तक रहा था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दो जगह राजधानी था, पेशावर को पुरुषपुर भी नाम से जाना जाता है और मथुरा जो एक राजधानी था, दो जगह राजधानी था कुषाण वंश का। अगला फैक्ट है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी को जो है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के विजित किया था। यानी कि ध्यान रखेंगे, जो कनिष्क जो थे उन्होंने पाटलिपुत्र से विजित किया था उन्हें, अश्वघोष को। उसके बाद देखेंगे तो अश्वघोष के द्वारा ही बुद्ध चरित का जो है कि रचना किया गया था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो कनिष्क के समय गंगाधर एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क के समय ही क्या हुआ था, तो गंगाधर एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। अगला फैक्ट है कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन या फिर कश्मीर में, आप समझ लें कुंडलवन कहाँ है तो कश्मीर में करवाया था। उसके बाद है कनिष्क ने 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। यानी कब शक संवत चला, तो ध्यान रखेंगे 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में जो राजा बनने के अवसर पर जो है कि कनिष्क ने क्या चलवाया, तो शक संवत चलवाया। और यह शक संवत कहाँ पर होता है तो आप जानेंगे, तो नेपाल में यह जो कैलेंडर होता है शक संवत, इसे लागू किया गया। उसके बाद देखेंगे तो कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। सिल्क मार्ग पर कनिष्क के समय किसका आधिपत्य था, तो कुषाण का जो अधिपति था। उसके बाद चलेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ से निकल के आता है नेक्स्ट टॉपिक के रूप में गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के बारे में जाने तो गुप्त वंश की जो स्थापना हुआ था श्री गुप्त के द्वारा किया गया था, जो 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त हुआ था, जो कि 280 से लेकर के 320 ईस्वी तक रहा था। वह प्रथम गुप्त शासक था। इसको ध्यान रखेंगे, जो प्रथम गुप्त शासक था उसे क्या कहा जाता है, कौन था, तो देख सकते हैं घटोत्कच गुप्त था, जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। इसको भी ध्यान रखेंगे, जो महाराजा की उपाधि कौन ली थी, तो घटोत्कच गुप्त के द्वारा जो है कि महाराजा के उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है कि चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। इसके फैक्ट देखेंगे तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। उसके बाद फैक्ट जानेंगे इसी से रिलेटेड, तो उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत
चलवाया था। ध्यान रखेंगे जो गुप्त संवत चलवाने वाला कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत चलवाया गया था 320 ईस्वी में। नेक्स्ट फैक्ट है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। उसके बाद देखें तो वह प्रथम गुप्त था। ध्यान रखेंगे वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने जो है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे और यह पहला गुप्त शासक था। इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे फैक्ट की तरफ, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। तो समुद्रगुप्त की जो शासन व्यवस्था देखें तो 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक था। जिसका फैक्ट देखें तो इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह करके संबोधित किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है, जो कि स्मिथ जो थे इतिहासकार थे उसके द्वारा कहा गया। अगला फैक्ट है कि समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक और अप्रतिरथ आदि की उपाधि भी धारण की थी। इसको ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त ने किसकी जो उपाधि धारण की थी, तो पर क्रमांक और अप्रतिरथ की जो है कि उपाधि धारण की थी। आगे देखेंगे तो समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरा पथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणा पथ के 12 राजाओं को विजित किया था। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसको कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला फैक्ट देखेंगे इसी से जुड़े हुए फैक्ट को, तो समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी कि समुद्रगुप्त का ही सिक्का जो उसके सिक्के पर उसी को वीणा बजाते दिखाया गया है। उसके बाद देखें तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन था। उसके बाद अगला फैक्ट है कि समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था और समुद्रगुप्त द्वारा जो है कि अश्वमेध यज्ञ करवाने के प्रमाण भी मिलते हैं। यानी समुद्रगुप्त ही जो है कि अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसको भी आप जानेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है कि समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखेंगे जो समुद्रगुप्त के बाद जो है कि 375 ईस्वी की बात करें, 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने की साक्ष्य भी मिलती है इतिहास से, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त के जो राजा बने थे समुद्रगुप्त, तो उसके जो है कि हत्या करके मतलब अयोग्य लगा उन्हें, तो उन्होंने क्या किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी हत्या करके खुद को जो है कि वहां का राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे अब। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासक 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक देखने को मिलता है। यहाँ से इससे जुड़ी फैक्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला फैक्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। अगला फैक्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। यानी कि 2 पत्नी थे इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के, ध्रुव देवी और कुबेर नाग। इसमें देखेंगे कि कुबेर नाग की जो उत्पन्न पुत्री थी वह कौन थी, तो प्रभावती गुप्त थी। ध्यान रखेंगे कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री, उसके जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी वह कौन थी, तो प्रभावती गुप्त थी। और प्रभावती गुप्त का जो विवाह जो था इसके साथ हुआ था, इसको भी जानेंगे, तो वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दामाद था वह वकाटक नरेश रुद्रसेन था और उनके जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्री था जो उन्हें किससे प्राप्त हुआ था, कुबेर नाग से प्राप्त हुआ था, तो वह थी कौन, तो प्रभावती गुप्त। उसके बाद देखें नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे, तो रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षका के रूप में शासन किया। यानी कि रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क, यानी उसके जो पुत्र थे वह अब मतलब बड़े नहीं थे, वयस्क नहीं थे, तो उसकी संरक्षिका के रूप में शासन किया। और उस दौरान जो है कि प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात के काठियावाड़ पर विजय भी प्राप्त की।
उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ये कई बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान आया था और फाहियान भारत में 14 वर्ष यानी कि 399 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली के लौह स्तंभ में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो चंद्र के नाम से संबोधित किया गया है। महरौली लौह स्तंभ समुद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त महरौली का जो लौह स्तंभ है वह किसका माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। अगला फैक्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। पहला देखेंगे तो कालिदास, दूसरा धनवंतरी, अमर सिंह, वराह महिर, शंकु, उसके बाद है बेताल भट्ट और घटक पर और छपनक, उसके बाद भरूची। ये 9 जो रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्न थे। दोबारा से देखेंगे, कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वराह महिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पर और छपक नक और भरूची। ये सारे 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब कुमारगुप्त के बारे में जाने तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं तो 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक इसकी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। पहला फैक्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का ध्रुव देवी का पुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम था, जो 415 ईस्वी में शासक बना था। अब देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय ही हुई थी और गुप्त काल में जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसको भी ध्यान रखेंगे, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। अब देखेंगे आगे स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त के बारे में जाने तो 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक इसकी शासन देखने को मिलता है। इनसे जुड़ी फैक्ट है कि मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के माध्यम से स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ध्यान रखेंगे, मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण जो है कि समुद्रगुप्त के समय हुआ था। और स्कंदगुप्त के बारे में जाने तो स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित करके भारत से है कि बाहर खदेड़ दिया था। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ये जो बात हमने कहा कि मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों पर आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ और स्कंदगुप्त जो है कि हुनों को पराजित करके भारत से खदेड़ दिया, तो यह जो बात है यह जूनागढ़ के अभिलेख है, वहां से हमें देखने को मिलता है। अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। ध्यान रखेंगे, जो अभिलेख में हुनों को क्या कहा गया है? तो मलेच्छ के नाम से कहा गया है। अब जानेंगे यहाँ से उसी से जुड़ी फैक्ट को। तो स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ध्यान रखेंगे, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाने वाले जो शासक कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त का द्वारा जो निर्मित सुदर्शन झील जो था उसका जो है कि उद्धार करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था, मतलब अच्छे से उसको मॉडिफाई करवाया था, समझ लें। नेक्स्ट जो फैक्ट है कि समुद्रगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और नेक्स्ट फैक्ट है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था और गुप्त वंश के साथ जो है कि मगध वंश का भी अंत यहीं पर हो गया था। उसके बाद देखें तो इतिहासकार जो फैक्ट लिखे हैं तो इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। तो स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है? तो स्मिथ इतिहासकार थे, उसने दी है। और किसको दी है? तो गुप्त काल को जो है कि स्वर्ण युग की संज्ञा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो पाल वंश के बारे में जानेंगे। पाल वंश के बारे में देखें तो पाल वंश से जुड़ी फैक्ट है कि पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था 750 ईस्वी में। और नेक्स्ट फैक्ट है कि गोपाल ने अधोन्तपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर किए थे? तो बिहार शरीफ में की थी। उसके बाद देखें तो इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन रहा? इस वंश का, पाल वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख शासक देखें तो धर्मपाल था। और फैक्ट देखें तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थित है वहां पर इसकी स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार जो वर्तमान में बांग्लादेश में है का निर्माण भी धर्मपाल के द्वारा ही करवाया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है कि धर्मपाल ने
त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। आगे फैक्ट देखें तो धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ और बाद में धर्मपाल ने राजकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित कर दिया। उसके उसने सब कुछ समय के बाद के है उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे जो फैक्ट है कि धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी धारण किया था। उत्तरापथ स्वामी की जो उपाधि धारण करने वाले कौन थे तो धर्मपाल थे। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल जो है कि 810 ईस्वी में शासक बना था। इसको भी ध्यान रखेंगे। धर्मपाल के बाद जो है उसका पुत्र देवपाल ने 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल की बात करें तो देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था और देवपाल ने जावा जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, जावा जो कि इंडोनेशिया में एक जगह है, ने इंडोनेशिया के जो है कि जावा के जो है कि शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव को नालंदा में बिहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ध्यान रखेंगे यह इंपॉर्टेंट है कि देवपाल ने जावा जो कि इंडोनेशिया में अवस्थित है वहां के शैलेंद्र वंशी शासक को बाल पुत्र देव को, ध्यान रखेंगे वहां के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव को नालंदा में बिहार बनाने के लिए कितने गांव दिए थे? 5 गांव दान में दिए थे। ध्यान रखेंगे देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल और रामपाल आदि शासन किया। ध्यान रखेंगे देवपाल के बाद जो है कि 3 और आदमी शासन किए, विग्रहपाल, महीपाल और रामपाल। नेक्स्ट फैक्ट है कि पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मक के लिए काफी प्रसिद्ध थी और इसमें देखें तो धीमन और विठपाल का कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे धीमन एवं विठपाल इस कला के जो है कि इस काल के जो प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे जो कांस्य की मूर्ति है वह पाल काल में यानी कि पाल वंश के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ पर अधिक मात्रा में देखा गया जो कि अपनी कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध रहा था। और यहाँ पर देखें तो धीमन और विठपाल जो की कला है उसके जो प्रवर्तक के रूप में भी कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट के रूप में देखेंगे यहाँ से कि प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश, शासक एवं उसकी राजधानी के बारे में एक चार्ट है, उसको समरी के रूप में देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो वृहदरथ के बारे में जाने तो वृहदरथ का जो वंश था या फिर शासक जाने तो वृहदरथ जो थे उनका जो है कि राजधानी कहाँ था तो देखेंगे तो गिरिव्रज या फिर राजगृह जिसे कहा गया है, गिरिव्रज में या कि मगध की प्रथम राजधानी के रूप में था। बिंबिसार की राजधानी आप देखें तो गिरिव्रज जो कि राजगृह को कहा गया है तो गिरिव्रज या फिर राजगृह में था। उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र था और शिशुनाग की जो राजधानी था वह वैशाली था। और कालाशोक की जो राजधानी था वह कहाँ था तो पाटलिपुत्रा था। नंद वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्रा और मौर्य वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्रा था। कुषाण वंश की राजधानी के बारे में जाने तो पुरुषपुर या फिर मथुरा 2 जगह था। पुरुषपुर जो कि आप जानेंगे पुरुषपुर किसे कहा गया तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था तो पुरुषपुर किसे कहा गया उसको भी आप लिखेंगे एवं मथुरा भी जो है किसकी राजधानी था। उसके बाद है गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश की जो राजधानी था वह पाटलिपुत्र था और पाल वंश की राजधानी देखें तो मुंगेर था। अब जानेंगे यहाँ से प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य के बारे में। तो यहाँ से इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो अर्थशास्त्र के जो लेखक कौन थे तो कौटिल्य थे और इसकी जो विशेषता क्या थी इस मतलब अर्थशास्त्र की तो राज्य प्रबंधन के लिए यह प्रसिद्ध था। तो इसको ध्यान रखेंगे जो अर्थशास्त्र था कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया था इसमें किस चीज की विशेषता थी तो राज्य प्रबंधन के लिए यह प्रसिद्ध था। नेक्स्ट फैक्ट है बुद्ध चरित को कौन लिखा था तो बुद्ध चरित को लिखने वाला अश्वघोष था जो इसमें कि बौद्ध धर्म का महाकाव्य के रूप में आप इसे विशेषता के रूप में जान सकते हैं। नेक्स्ट है प्रज्ञा या फिर परमिता के बारे में जाने तो नागार्जुन इसके लेखक हैं और शून्यवाद का सिद्धांत पर ये आधारित है। इसको भी ध्यान रखेंगे जो प्रज्ञा परमिता जो साहित्य है उसके जो लेखक कौन है तो नागार्जुन लेखक है और इसकी जो विशेषता है शून्यवाद का सिद्धांत की जो है इसकी विशेषता है। सीयू की हेनसांग द्वारा लिखा गया सीयू की जो कि भारत की यात्रा का विवरण इसमें दिखता है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया जिसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण आपको देखने को मिलेगा और मलिंद पनाहो के जो लेखक है नागसेन थे जिसमें
विशेषता के रूप में जाने तो बैक्ट्रियन शासक मीनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण दिखता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ललित विस्तार। ललित विस्तार जो साहित्य है उसमें आप देखें तो इसके लेखक की जो है कि बात नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें जो विशेषता है वह बुद्ध की लीलाओं का वर्णन आपको दिखता है ललित विस्तार में। महावंश में देखें तो महावंश में आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका के राजाओं का वर्णन देखने को मिलेगा महावंश में। जातक की कथा की बात करें तो जातक की कथाएं आप देखेंगे तो इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी आपको देखने को मिलेगा। ये जानकारी था आपको प्राचीन बिहार से रिलेटेड। प्राचीन बिहार से रिलेटेड 3 वीडियोस आए, 2 वीडियो समझ ले, हाँ 3 वीडियो समझ ले, ठीक है। तो 3 जो वीडियो आए उसमें आप प्राचीन बिहार से संबंधित जितने भी सारे इतिहास थे उन सभी को जाने, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के धर्म और विभिन्न प्रकार के जो वंश थे जो कि शासक के रूप में थे, उन सभी के बारे में इस 3 वीडियो में आप लोग समझे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप समझेंगे मध्यकालीन बिहार से संबंधित जो फैक्ट है उन सभी को जानेंगे। तो और किस तरीके से टॉपिक रहेगा आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहाँ तक रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।